नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके लोकप्रिय कार्यक्रम दूरदर्शन की अंतर्गत डायरी में। मैं हूं रत्नाली चौधरी, आपकी होस्ट, और आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपना शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा मुकाम बना लिया है। हमारे सामने हैं रितेश गोयल जी, जिन्होंने NIT भोपाल से इंजीनियरिंग करने के बाद एक बहुत अच्छी जॉब छोड़कर अपना खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, जो कि भौतिकी इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िक्स के नाम से फेमस है। तो रितेश जी, आपको क्या प्रेरणा मिली इसके पीछे कि आप इनफॉर्मल एजुकेशन में आए, फॉर्मल एजुकेशन को छोड़कर? इनफॉर्मल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ सही बात है, हमारे देश में कोचिंग को ऐसे ही इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम कहा जाता है। लेकिन मुझे शुरू से ही पढ़ाने का बहुत शौक़ था, और मेरे जो टीचर थे जिन्होंने मुझे 11th-12th में पढ़ाया, स्पेशली मेरे कोचिंग टीचर्स जो थे, उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती थी, उनकी बात भी हम बहुत ज़्यादा मानते थे। इवन अपने पेरेंट्स से ज़्यादा मैं अपने टीचर्स की बात मानता था, क्योंकि बहुत मेहनत से पढ़ाते थे, कभी बैठते नहीं थे क्लास में, खड़े होके कंटिन्यूसली 2 घंटे पढ़ाना, बच्चों को असाइनमेंट देना। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल टीचर्स ने मेरे साथ उतनी मेहनत नहीं की जितनी मेरे कोचिंग टीचर्स ने मेहनत की। हालांकि उसके पीछे बहुत सारे व्यवहारिक कारण भी हैं। स्कूल में वो स्वतंत्रता नहीं रहती, लेक्चर ड्यूरेशन छोटा रहता है, और आपको और भी दूसरे बहुत सारे काम संभालने के लिए होते हैं। तो उतनी स्वतंत्रता स्कूल में मैंने टीचर्स के पास नहीं देखी जितनी कोचिंग्स में थी, और जितनी एक इंडिविजुअल टीचर अपने हिसाब से काम कर सकता है। तो मैं उसको जीना चाहता था, उसे करना चाहता था। दूसरा, सोसाइटी में कोई भी बड़ा चेंज अगर कोई लाने वाला है तो वो टीचर है। तो एक अच्छे टीचर की सोसाइटी को ज़रूरत है। इंजीनियर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसको चूज़ करूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों से बहुत प्यार मिला, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन एजुकेशन, उसके जो उपयोग हैं, जो नुकसान हैं, और जो उसका फ्यूचर है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि आज हमारा कोरोना महामारी से हम सब लोग जूझ रहे हैं, तो इसमें जो ऑनलाइन एजुकेशन है काफ़ी उभर कर आई है, और काफ़ी अच्छा ऑल्टरनेट है ये। तो मैं जानना चाहूँगी इसमें जो टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के जो क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, और उनके क्या दायित्व होने चाहिए इसको लेके। ये आपने बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं सबसे पहला सवाल ही आपने सबसे ज़रूरी सवाल पूछा है। क्योंकि इसी सवाल पे सबसे कम चर्चा हो रही है। रिसोर्सेज पे बात हो रही है, रिक्वायरमेंट्स पे बात हो रही है, लेकिन जो ड्यूटीज़ इन्वॉल्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनमें एक शिफ्ट आ गया है। पहले बच्चा टीचर के सामने बैठा होता था, तो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ये टीचर खुद देख लेता था। लेकिन अभी लेटेस्ट से किसी टीचर की क्लास है और बच्चा उस क्लास में पहुंचता ही नहीं है, और वो क्लास शुरू ही नहीं करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चिंता करना पेरेंट्स का काम हो गया है। मतलब पेरेंट्स को अब ये चिंता करनी पड़ेगी। इसके अलावा बच्चा होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले तो बच्चा जाता था, पेरेंट्स के पास पहुंचता था, जाके बताता था कि मैंने आज ये किया, मैंने वो किया, और अब तो पूरे टाइम पेरेंट्स के पास ही है। तो पहले जो पेरेंट्स की अपेक्षाएं बहुत सारी टीचर्स से थी, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को, अभिभावकों को अब वो निभानी पड़ेगी, क्योंकि ये बात भी समझनी पड़ेगी कि टीचर्स के पास तो बहुत सारे बच्चे हैं पढ़ाने के लिए। एक टीचर एक समय पे 40, 50, 100, 200, 1000 बच्चे पढ़ा रहा है, और पेरेंट के पास तो केवल अपना ही बच्चा है। और कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी घर पर हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से घर पर हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय अपने बच्चे के लिए निकालना पड़ेगा। कुछ छोटे छोटे से पहलू है, मैं उस पर ध्यान लाना चाहूँगा आपका। जैसे क्लास के टाइम पर बच्चा बैठा कि नहीं बैठा, ये एक विषय है। दूसरा, वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसमें मैं कहूँगा टीचर की भी, मैं उस पर भी आऊँगा, टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चा जो है वो टेस्ट जब दे रहा है तो कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहा है। इंटरनेट जो उसको अरेंज करा के दिया गया है, उस इंटरनेट का वो मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है, पूरे दिन इंटरनेट तो यूज़ नहीं कर रहा है। और मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। स्क्रीन टाइम ऑब्वियसली बढ़ गया है, तो उस टाइम हमें उसे उन चीज़ों से हटाना पड़ेगा जिन चीज़ों पे वो पहले, जैसे वो पहले गेम्स खेलता था, या पहले वो यूट्यूब देखता था, या कुछ भी करता था, उससे हमें उसे हटाना पड़ेगा, और केवल काम की चीज़ें जो क्लास आ रही है उस पर लेके जाना पड़ेगा। मैं कहूँगा कि यहाँ पे टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो होमवर्क चेक करें,
हाँ जी। कैसे भी चेक करें, हाँ। मतलब वीडियो कॉल करके करें या पेरेंट्स से बात करके, क्योंकि अगर हमने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन में होमवर्क ना करने की आदत डाल दी जी। तो बच्चा कहीं ना कहीं उसको आलस से घेर लेगा और वो करना बंद कर देगा, आगे की एजुकेशन पे भी फर्क पड़ेगा। और बच्चे की तो जो ड्यूटीज पहले थी, पढ़ना, ईमानदारी से टीचर से इंटरेक्ट करना, वो अभी भी है। तो कहीं ना कहीं अगर तीनों लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो ड्रॉबैक्स हैं ऑनलाइन एजुकेशन के, लेकिन फिर भी उसमें कुछ पॉजिटिव निकल के आ सकता है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि एक पेरेंट्स की बहुत बड़ी कंसर्न रही है ये कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी बढ़ रहा है, प्लस उनका जो कंसंट्रेशन लेवल एक वर्चुअल क्लास में कम होता है और जो एक टीचर सामने क्लास ले रहा होता है उसमें ज़्यादा होता है। तो इसमें आप क्या अपने विचार रखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, हर चीज़ एक कॉस्ट पर आती है। जी। हर चीज़ की एक कॉस्ट है। लेट अस से पहले बच्चा ऑफलाइन क्लास में जाता था तो पेरेंट्स उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज करते थे। बच्चा 4, 5, 6, 7 किलोमीटर दूर जाता था अकेला, रास्ते में बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न्स थे। उसका टाइम वेस्ट होता था, उसकी एनर्जी वेस्ट होती थी। आज कहीं ना कहीं इस बात को भी हमें देखने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन की वजह से बच्चा घर पर है, वो अच्छा खाना खा पा रहा है, बाहर पोल्यूशन में नहीं जा रहा है, बाहर जो है दूसरी चीज़ों में नहीं फंस रहा है, बाहर वो अनहाइजीनिक जगहों पर खड़े होकर कुछ खा नहीं रहा है, उसकी सोसाइटी ख़राब नहीं हो रही है, वो हमें उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ना पड़ रहा है, और जो ट्रैफिक वाले इश्यूज़ हैं उनसे हमारा बच्चा बचा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे का एनर्जी और टाइम, ये 2 चीज़ें बच गई हैं। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो आई हैं। दूसरा, मैं एक चीज़ देखता हूँ जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे दिखाई देता है इसमें, वो ये है कि जियोग्राफिकल बैरियर्स जो हुआ करते थे, हमारे शहर में फिजिक्स का कोई अच्छा टीचर नहीं है, या केमिस्ट्री का कोई अच्छा टीचर नहीं है, या कॉमर्स का अच्छा टीचर नहीं है, तो हम मजबूर हैं अपना सब्जेक्ट खुद से पढ़ने के लिए या जो अवेलेबल है उससे तैयार करने के लिए। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ने, मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर अपना एक इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड किया, और आप विश्वास मानिए, मेरे एक सीनियर है जिन्होंने NIT भोपाल से पढ़ने के बाद IIT बॉम्बे से MTech किया, उनका उस पर रिप्लाई आया कि रितेश, इतने साल से मैं इंटीग्रेशन को एक कंफ्यूजन की स्टेट में था, नहीं समझ पाया था, ये वीडियो देखने के बाद मेरा ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो 200, 250, 300 किलोमीटर दूर बैठा इंसान सिर्फ एक क्लिक करके एक अच्छा कंटेंट पा ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे हमारे देश में बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाने वाला भी एक ये रहेगा। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहूँगा कि जो 10th क्लास तक की एजुकेशन है वहाँ पर कंटेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ जो दूसरा ओवरऑल डेवलपमेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 10th क्लास तक की एजुकेशन में तो नहीं, लेकिन हाँ 11th, 12th और आगे जो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई है वहाँ पर ज़रूर ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सारे बेनिफिट्स लेकर आएगी, बहुत अच्छे कंटेंट्स लेकर आएगी, और वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम वाला जो इशू है, वो जो हमें रिसोर्सेस अरेंज करने पड़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट पे ही आएगा। उसका हमें आने वाले टाइम पर टेक्निकली कुछ अच्छा सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि आंखों को भी नुकसान ना हो और ये सारे फ़ायदे भी हमें मिल जाएँ। आपने जो कंटेंट वाली बात बोली वो काफ़ी अच्छी लगी, प्लस आपने बहुत सारे उपयोग बताए हमें ऑनलाइन एजुकेशन के। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो ऑनलाइन एजुकेशन को और बढ़ाने के लिए हमारे सामने क्या रोड ब्लॉक्स हैं जिन्हें हमें फेस करना चाहिए और जिन्हें हमें हटाना चाहिए ताकि ऑनलाइन एजुकेशन और प्रमोट हो। देखिए, आपने बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है। क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और लगभग 1500 स्टूडेंट्स को इस समय मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। जी जी। और उन सबको मैं पढ़ाता हूँ, उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने ये महसूस किया है कि मतलब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है कंटेंट सिक्योरिटी। कोई भी अच्छा टीचर जो पढ़ाता है उसको अपने कंटेंट की चिंता करनी पड़ती है, क्योंकि उसका कंटेंट अगर इजीली अवेलेबल हो जाएगा तो ना तो वो उसके बेसिस पे कोई फाइनेंशियल मॉडल बना पाएगा, ना वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएगा, और ना ही अपने से जुड़े हुए जो स्टाफ मेंबर्स हैं, अपने टीम मेंबर्स हैं, उनको कुछ पे कर पाएगा। तो कंटेंट सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है हमारे यहाँ इंडिया में, क्या पूरी दुनिया में जो वेब पर कंटेंट अवेलेबल है उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप डालिए और पूरा कंटेंट डाउनलोड कर लीजिए। इसके 2 नुकसान है, दोनों तरफ नुकसान है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टम का नुकसान है। टीचिंग जो सिस्टम है उसको तो नुकसान है ही, उससे बड़ा नुकसान स्टूडेंट्स को है। जब स्टूडेंट को पता लग जाता है ना कि फलाना टीचर के लेक्चर्स मेरे पास डाउनलोडेड है और वो मेरे लैपटॉप में सेव्ड है, तो फिर वो उसे साल के एंड में ही पढ़ता है। रेगुलरिटी नहीं आ सकती किसी प्रकार की। तो एक तो बड़ा ये मुझे लगता है कि कह सकते हैं हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमें इसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा कि वेब पर जो कंटेंट है उसकी सिक्योरिटी के लिए अच्छे लॉज और उसके लिए अच्छा सिस्टम बनाया जाए। दूसरा, अभी जो आया स्क्रीन टाइम से जो बच्चों की आंखों को नुकसान हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग हैं, जो मुझे लगता है LED पैनल्स पे काम करते हैं और इन सब चीज़ों पे काम करते हैं, उन्हें कुछ ऐसा
जैसे मुझे लगता है एक किंडल नाम का एक छोटा सा टैब आता है जिसमें लोग बुक्स पढ़ते हैं, मेरे पास भी है। हाँ, और उसमें जब हम पढ़ते हैं तो हमारी आंखों को नुकसान नहीं होता। हाँ, तो ऐसा कुछ एक ऐसा मल्टीमीडिया सिस्टम हमें बनाना पड़ेगा जिसमें एंड्रॉयड हो या जिसमें कंटेंट सिक्योरिटी भी हो और जिसमें बच्चों की आंखों को नुकसान भी ना हो। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है वो है इंटरनेट। मतलब इंटरनेट की स्पीड पे काम करना पड़ेगा, भले इसके लिए सरकार कदम उठाए या इसके लिए जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, जो कम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, वो सब कदम उठाएं, लेकिन उन्हें किसी ना किसी तरीके से ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि जो इंटरनेट है उसकी अवेलेबिलिटी जनसाधारण तक हो, कम कॉस्ट में हो, अच्छी बैंडविड्थ में हो और अच्छा डेटा उनको कम कॉस्ट में मिल पाए। तो ये 3 चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं। बाकी तो एक्सपर्ट्स जो और इसको देख रहे हैं वो समझ सकते हैं इस चीज़ को। एक और क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया, काफ़ी पेरेंट्स से मेरा इंटरेक्शन होता है, तो वो सब लोग मुझे ये कहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर इतना उपयोगी नहीं है, मतलब कम लागत में सब कुछ हो जाता है, तो क्यों ना ऑनलाइन एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट हो या फिर बहुत कम कॉस्ट में मिले, जो कि अभी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही कि फ्री वाली बात जो है उसको काफ़ी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है। हाँ जी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में जो फ्री की मानसिकता है, जी जी। ये मेरा व्यक्तिगत मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो कोई भी चीज़ जब फ्री में मिलती है, जैसे मेरी संस्था में भी हर साल बहुत सारे बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं जी। और मैं सबको तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक ऐसा क्राउड, मतलब उस निःशुल्क पढ़ने वाले बच्चों में से एक बहुत बड़ा क्राउड ऐसा है जो पूरे साल इनसिंसियर बना रहता है। जी जी। पूरे साल इनसिंसियर बना रहता है, उसमें बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो सिंसियरली पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरा, अगर आप मान के चलिए कि हम इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व जो है वो हम बच्चे से लेना बंद कर दें या पेरेंट्स से लेना बंद कर दें, तो इसके पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीचर आया, उसने पढ़ाया और वो चला गया। जी। टीचर को पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए, जैसे उसे टेस्ट चाहिए, टेस्ट डेवलप करने वाली टीम चाहिए। आप मान के चलिए कि अगर एक टीचर ने एक बच्चे की कॉपी चेक करनी है तो चेकिंग टीम चाहिए। मतलब जितने भी अच्छे बड़े सिस्टम्स हैं उनके पास एक टाइपिस्ट है जो नए क्वेश्चंस टाइप करता है, एक डेवलपर है जो अच्छे क्वेश्चंस डेवलप करता है। जी। तो अगर एक टीचर अपने साथ लगी हुई इस टीम को पे नहीं करेगा और इन्हें एक अच्छा फ्यूचर करियर ऑफर नहीं करेगा तो इस फील्ड में कोई आएगा ही नहीं। जी जी। और अगर कोई इस फील्ड में आएगा नहीं तो एजुकेशन में जो रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो चेंजेस आने चाहिए, जो क्वालिटी आनी चाहिए, वो आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि सबको पता लग जाएगा कि ये तो फ्री है। जी जी। इसके पीछे हमें कुछ मिलना तो है नहीं। हाँ। तो लोग इसे अपना, आप देखिए ना, आप बड़ा कष्ट के साथ कहता हूँ कि मैं अपनी क्लास में हमेशा जब बैच खत्म होता है, कोई 12th क्लास का बैच पढ़ के जा रहा होता है, आखिरी दिन में उन बच्चों से पूछता हूँ, हर बार पूछता हूँ कि आप में से टीचर कौन बनना चाहता है। और कष्ट होता है कि बहुत ही कम लोग बनना चाहते हैं। सच बोल रहे हैं आप ये। सबको आईएएस बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको यूएस में जाके जॉब करनी है, जबकि राष्ट्र निर्माता तो टीचर ही है। उसी के हाथ में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारी आने वाली जनरेशन को ABCD से लेकर सब कुछ सिखाने वाला टीचर है, और जो टैलेंटेड क्राउड है हमारा वो टीचर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अगर हम इसको फ्री पर ले आएंगे जी। तो मुझे लगता है कि जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारी सोसाइटी में टीचर को टैक्स नहीं देना है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि हमारी सोसाइटी में टीचर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पेक्ट मिलता हो या उसको हमारी पॉलिसीज में पॉलिसी मेकर की जगह मिली हुई हो। तो टीचर को भी एक सामान्य जीवन जीना है, तो उसके लिए भी भौतिक संसाधन जुटाना जरूरी है। तो अगर हम उसको फी नहीं देंगे, उसको पे नहीं करेंगे, तो वो मुझे नहीं लगता मोटिवेशन से काम करेगा, और ना ही फ्री में पढ़कर बच्चा मोटिवेशन से पढ़ेगा। जी जी। तो इसलिए फी ऑब्वियसली, सही बात है, कम होनी चाहिए जनसाधारण के लिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग पे कर पाए, लेकिन होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से आपने इसका जवाब दिया, मैं सहमत हुई इससे। और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभी जो 1st to 10th का जो क्लास हैं वो भी ऑनलाइन चल रही है, तो उसमें जैसे अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें कि जो स्कूल का एक एनवायरनमेंट था बच्चे को और एक जो ऑनलाइन क्लास का एनवायरनमेंट है, तो उसमें उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो पा रहा है या नहीं, क्योंकि वो सारे अपने फ्रेंड्स से मिलता था, एक दूसरे से लर्निंग होती थी, और इनफैक्ट जो स्पोर्ट्स और डिबेट और ये सब चीज़ें जो होती थी वो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं या पीछे छूट रही हैं, ऐसा आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, इस बारे में मेरा भी यही कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन कंटेंट तो दे पाएगी, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन ये सब कभी नहीं दे पाएगी। मतलब कंटेंट तक तो ठीक है कि हमें अपने बच्चे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखानी है, हमें अपने बच्चे को इंटीग्रेशन सिखाना है, लॉज ऑफ मोशन सिखाने हैं, उसने ऑनलाइन लेक्चर देख लिया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन जो बाकी आप सारी बातें कर रहे हैं, इसके लिए तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए किसी ना किसी समय कभी ना कभी हमें लोगों को साथ लाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो लर्निंग वहाँ पॉसिबल है वो ऑनलाइन एजुकेशन में तो, क्योंकि उसमें तो एकाकीपन है, बच्चा अकेला बैठा है। जी जी जी। तो वो वहाँ पर मैंने कहा ना आपको, फायदे और नुकसान दोनों हैं। और अभी जो हालात हैं, जी जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे से बहुत सारे लोगों ने पूछा, अभी कुछ दिन पहले एक
समाचार पत्र के जो संपादक थे उनसे चर्चा हो रही थी, उन्होंने मेरे से यही पूछा। उन्होंने मेरे से कहा कि क्या आप क्या देखते हैं आने वाला समय किसका होगा? तो मैंने कहा हाइब्रिड होगा। हाँ हाँ। तो हाइब्रिड मॉडल आने वाला है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। जी जी। तो मैं एक इमोशनल क्वेश्चन भी आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हम लोगों की बहुत मेमोरीज रहती हैं स्कूल कॉलेज और सबसे, तो हमारे टीचर से जो बॉन्डिंग रहती है वो सब, तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन, ये जो हाइब्रिड आपने जो बोला वो भी है, तो उसमें वो भी कहीं ना कहीं मिस होगी। हाँ, ये तो मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि ये तो एक लॉस है। हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा मॉडल हमें बनाना पड़ेगा कि कांटेक्ट भी कम से कम हो, सोशल डिस्टेंसिंग वाली चीज़ें भी हम पालन करते रहें, और जो ये आप सारी बातें बता रहे हैं, इमोशनल वाली बात, और ये जो कहना चाहिए कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ वाली बात, जी। ये सबको भी हम निभा पाएँ। हाँ हाँ। और जैसा कि बच्चों को एक साथ 6 घंटे बैठना पड़ता है या 2 घंटे लगातार क्लास में बैठना पड़ता है, तो कंटेंट वाली चीज़ को हम ऑनलाइन से कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ों को हम ऑफलाइन में ला सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग को मानते हुए। एक और मेरा क्वेश्चन रहेगा कि जो आजकल बायजूस और जो अनअकैडमी करके बड़े प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, तो काफ़ी फेमस हो रहे हैं, प्लस उनका काफ़ी ग्रोथ भी हो रहा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि उनका मॉडल आपके मॉडल से कैसे डिफरेंट है और आपका अलग कैसे स्टैंड करते हैं वहाँ पर? देखिए, मैं बहुत हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि हर वो चीज़ जिसमें कोई इमोशनल टच है, जिसमें वो व्यक्ति जो पढ़ा रहा है वो स्वयं इन्वॉल्व है जी। जो पॉलिसीज़ भी वही बना रहा है, पढ़ा भी वही रहा है, वो चीज़ हमेशा से ही बेहतर रही है। हालांकि बहुत अच्छे टीचर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं रह जाती क्योंकि उनसे सब पढ़ना चाहते हैं। जी जी। तो वो लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँचे हैं, वो जहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं, मुझे कहना चाहिए वो लोग पहुँच रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी भी सराहना होनी चाहिए और उन्होंने एक नई रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी क्योंकि सारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ें सिर्फ बड़े बड़े सिस्टम्स के पास या जिनको कॉरपोरेट से फंडिंग मिली हुई थी, केवल उन्हीं के पास अवेलेबल थे। अब जैसे जैसे लोकल लेवल पे काम करने वाले टीचर्स, जो बहुत अच्छे टीचर्स हैं, जो 10-10, 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे खुद पढ़ाते हुए 9 साल हो गए हैं, तो 9 साल से पढ़ाने के बाद जो मैंने अनुभव इकट्ठा किया है, अगर मैं उसे नेशनल लेवल पर देने की कोशिश करूँगा तो निश्चित ही कुछ सालों में एक दूसरा इकोसिस्टम डेवलप होगा जिसमें एक इंडिविजुअल टीचर भी अपना एक प्लेटफॉर्म रन कर रहा होगा, जहाँ पर वो अपने हिसाब से, अपनी पॉलिसीज़ के हिसाब से सर्विसेज दे रहा होगा, और कनेक्शन बच्चे का डायरेक्टली टीचर से होगा, ना कि बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट पहले कंपनी से है और कंपनी टीचर प्रोवाइड कर रही है। हाँ हाँ। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे का डायरेक्टली टीचर से कनेक्शन होता है तो वो हमेशा बेहतर रहता है। तो मुझे लगता है कुछ सालों में ऐसा ज़रूर हो जाएगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगी, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा उपयोगी है, मतलब और इसका फ्यूचर कैसा रहेगा, प्लस इसमें लॉस ज़्यादा हैं या इसमें फ़ायदे ज़्यादा हैं, प्रॉफिट? मैंने बताया आपको कि मैं इसका जवाब दे चुका हूँ कि नुकसान है, हाँ हाँ, और फ़ायदे भी हैं जी। तो हमें धीरे धीरे, मैंने कहा, हाइब्रिड मॉडल की तरफ जाना चाहिए। इसके फ़ायदे भी हमें मिल जाएं, हाँ हाँ, और इसके नुकसानों से भी हम बच जाएं। तो जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो जो मेमोरीज वाली बात आपने कही, वो जो लाइफ स्किल्स हम स्कूल में जाके सीखते हैं, उसका तो देखिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको तो आप बदल ही नहीं सकते। वो जो मैं तो खुद, जब मेरे सामने बच्चे होते थे तो उनको सामने देखकर जो हम एक भावनात्मक उनसे हमारा जुड़ाव होता था, वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं है। जी जी। लेकिन दूसरे तौर पे मैं ये भी कहूँगा कि पहले बच्चे को मुझ तक पहुँचने के लिए 1 घंटा घर से आना पड़ता था और 1 घंटा जाना पड़ता था। हाँ हाँ, भीड़ भरी क्लास में अपने लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी जी। और उसकी एनर्जी लॉस होती थी। जी, उस सब से भी बच्चा बच गया। तो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि दोनों चीज़ें भविष्य में रहें और दोनों के फ़ायदे हम ले पाएँ और जिससे हम आगे जा पाएँ। जैसा कि मैंने आपके बारे में जाना कि आप काफ़ी बच्चों को फ्री में एजुकेशन भी देते हैं, तो आपको कैसा लगता है, मतलब आप बहुत कुछ समाज के लिए कर रहे हैं, तो ये भावना आपके अंदर कैसे डेवलप हुई और ये आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हैं, आप इसके बारे में बताएं। भावना तो जब बच्चा सामने आता है और हम उसकी समस्या सुन लेते हैं तो भावना तभी डेवलप हो जाती है। और मुझे नहीं लगता दुनिया में ऐसा कोई अध्यापक होगा जिसके सामने कोई बच्चा आके अपनी जेन्युइन समस्या बताए और टीचर उसकी मदद ना करे। मुझे लगता ही नहीं ऐसा कोई होगा, क्योंकि मूल रूप से टीचर भावनात्मक ही होता है। अध्यापक के अंदर भाव ही प्रधान है, कंटेंट बाद में है, उसका भाव ही सबसे पहले। तो जब भी बच्चे मेरे सामने आते हैं, मुझे दिखाई देता है ये एक बच्चा है, इसकी मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं तुरंत उसकी मदद करता हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब वो कुछ बन जाता है। मेरे पढ़ाए हुए कुछ बच्चे बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे, तो मेरा एक स्टूडेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट है। अच्छा। मेरा एक स्टूडेंट, मतलब क्लास 1 ऑफिसर्स हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वास्तव में
जीवन में कुछ पा लिया है, हाँ हाँ। तो वो जो एक भाव है, हाँ, वही ये सब करने के लिए मोटिवेट करता है। अच्छा अच्छा। एक और बात मैं जानना चाहूँगी कि जैसे आपकी इतनी अच्छी जॉब थी दुबई में, तो आप उसे छोड़ के आए, तो आपने स्टार्टिंग में चैलेंजेस फेस किए होंगे इसको लेके, जब आप स्टैब्लिश कर रहे थे अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज तो उसका काफ़ी नाम है, बट जब इनिशियल फेज था तो आप कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके हाँ बारे में? हाँ, मैं जब पहली बात तो मैंने दुबई वाली जॉब ज्वाइन ही नहीं की थी। अच्छा, ओके। मैं जा ही नहीं पाया था, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हो गया था एनआईटी भोपाल से, मैं मतलब गया ही नहीं था। अच्छा, और मैंने यहीं पर इंडिया में ही एक कोचिंग ज्वाइन की थी, फिटजी दिल्ली मैंने ज्वाइन किया था और मैंने वहाँ पे पढ़ाया 1 साल। जब मैंने वहाँ से छोड़ के अपना खुद का शुरू किया तो मेरे साथ के बाकी सारे दोस्त या तो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करने चले गए थे या फिर वो अच्छी अच्छी जॉब्स में थे, मल्टीनेशनल्स में जॉब कर रहे थे, कुछ यूएस चले गए थे, कुछ यूके चले गए थे। तो कहीं ना कहीं शुरुआत के 1-2 साल में एक कहना चाहिए, मैं दिल्ली मुंबई में एक मेट्रो सिटी में भी नहीं था, एक ऐसे शहर में काम कर रहा था जहाँ के लोग खुद यहाँ पे, मेरे साथ के जो लोग यहाँ के रहने वाले हैं वो खुद दूसरे शहरों में चले गए। जी जी। तो जब मैं यहाँ काम करता था तो कहीं ना कहीं खुद को एक प्रूव करना, और मैंने जो डिसीजन लिया ये सही लिया, ये एक बड़ा चैलेंज था शुरुआत में। शुरुआत में फैमिली भी थोड़ा सा कहती थी कि क्या मतलब ऐसा क्यों, कुछ जॉब करो, कहीं गवर्नमेंट एग्जाम दो, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं खुद एक अधिकारी बन जाऊं और ईमानदारी से काम करूं, उससे अच्छा है कि मैं बहुत सारे लोगों को अधिकारी बनाऊं और वो वहाँ पर जाकर ईमानदारी से काम करें, तो हम एक अच्छा चेंज क्रिएट। एक पिक्चर भी आई थी, एक मूवी आई थी गब्बर, जी जी। उसमें अक्षय कुमार वो फिजिक्स के टीचर हैं, हाँ, करेक्ट। और वो ईमानदार ऑफिसर्स क्रिएट करते हैं और सोसाइटी में चेंज। तो वो मूवी देखने के बाद तो मुझे लगा कि वाह, हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छे आपके विचार हैं पढ़ाने के लिए। एक कंसर्न जो रहा है, वापस मैं ऑनलाइन एजुकेशन पे आऊँगी, तो जो प्राइमरी बच्चे हैं तो वो उनको को बहुत प्रॉब्लम होता है स्क्रीन से कॉपी करने में, प्लस उनके पेरेंट्स को जितना टाइम वो ऑनलाइन क्लासेस चलती है उतना टाइम उन्हें साथ बैठना होता है, तो पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी एंगेजिंग रहता है। और वो जो प्राइमरी का बच्चा है वो इतनी जल्दी सब चीज़ें ग्रैस्प नहीं कर पाता है, तो इसके लिए क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है ऑनलाइन एजुकेशन में, या क्या कर सकते हैं हम इसके मैं लिए? इस बारे में यही कहूँगा कि मेरा क्या प्राइमरी एजुकेशन का अनुभव नहीं है। हाँ हाँ। और जो सबसे टफ एजुकेशन है ना, वो प्राइमरी है। जी जी। मतलब अगर कोई मुझे कहेगा कि आपको सर क्लास 1 to 5 पढ़ाना है, तो आपको सच बताऊं तो मैं नहीं पढ़ा सकता। मैं 9 साल से 11-12 को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को भी पढ़ा चुका हूँ 5-6 साल। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं गेट की तैयारी कराता था आईआईटी जाने के लिए, और वो एमटेक की तैयारी करते थे। इतने साल पढ़ाने के बाद भी अगर मेरे सामने कोई 2nd क्लास का 3rd क्लास का बच्चा आ जाए जी जी। तो मैं उसे नहीं पढ़ा सकता। वो बहुत मुश्किल और बड़ा दैवीय काम है वो। हाँ हाँ। तो उसके बारे में मेरा सजेशन तो, मैं उस क्षेत्र का कहना चाहिए नौसिखिया हूँ, तो मैं उस बारे में जो कहूँगा वो गलत ही कहूँगा। इसके लिए तो हमें किसी अच्छे प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल या हेड मास्टर को बुलाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, वो शायद इसके बारे में बहुत अच्छा कह पाए। जी ज़रूर ज़रूर। और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आगे आपके इस कोचिंग को लेके क्या प्लान्स हैं, मतलब आप इसको और कितना बढ़ाना चाहेंगे, और आप सिर्फ मतलब फिजिक्स का ही आपके में है या फिर कुछ और सब्जेक्ट्स भी आप लेते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स ही इतना बड़ा है। हाँ। अभी रिसेंटली मैंने HC वर्मा सर ने बीएससी स्टूडेंट्स के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का एक कोर्स स्टार्ट किया था। अच्छा। कल रात ही मैंने वो कोर्स देखना शुरू किया, मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ। हाँ हाँ। तो मैंने महसूस किया कि फिजिक्स ही अपने आप में इतना वास्ट और इतना बड़ा है कि अपने इस जीवन काल में 10% भी सीख जाऊँ तो समझिए मैंने बहुत सीख लिया, क्योंकि इतने महान लोग फिजिक्स में हुए हैं। तो फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाना और 11-12 को पढ़ाना, हमारी जो बुक है NCERT, वो इतनी सारगर्भित और इतनी गहरी पुस्तक लिखी गई है कि उसकी एक एक लाइन में गागर में सागर भरने की कोशिश की है। बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, उसको पूरा जानना, समझना और पढ़ाना, उसी में ये जीवन लग जाए वो मतलब बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ देखना और उनकी चिंता करना, ये हिम्मत ही नहीं हुई कभी। और फिजिक्स पढ़ा के ही बच्चों ने बहुत पसंद किया मुझे, तो मुझे लगता है इसी को आगे बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचना है। कुछ बुक्स पे काम करने की सोच रहा हूँ, कुछ अच्छी किताबें लेके आऊँ, साधारण अच्छी भाषा में, मातृभाषा में लेकर आऊँ, हिंदी में लेकर आऊँ, ऐसा कुछ योजना है, तो उसे आगे ले जाना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे कि मैं भी एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ही रही हूँ और मुझे सीरियसली फिजिक्स से बहुत डर लगता था, 11-12 में भी बहुत डर लगता था। तो मतलब आप कुछ ऐसा भी करना चाहेंगे कि बच्चे थोड़े मोटिवेट हों कि उन्हें डर ना लगे फिजिक्स से, प्लस उनको ईजिली वो पढ़ पाएँ? बिकॉज 12th का जब एग्ज़ाम था फिजिक्स का, तो सीरियसली मैंने वो सब इश्यूज़ काफ़ी फेस करे। ये तो मैं इस पे तो काफ़ी देर बोल सकता हूँ। हाँ। लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ जी। फिजिक्स किसी की भी वीक नहीं होती। हाँ। ये बात मैं भी मानता हूँ,
और ये बात कहीं ना कहीं हमारे ग्वालियर शहर के, मैं ग्वालियर में पढ़ाता हूँ, ग्वालियर शहर के एक पुराने टीचर रहे हैं इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव, उनके भी बहुत हज़ारों स्टूडेंट्स रहे हैं। तो वो हमेशा जब भी मैं उनके पास बैठता हूँ वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि फिज़िक्स किसी की भी वीक नहीं होती, फिज़िक्स जो है वो मैथ्स से चलती है। बच्चा मैथ्स अच्छे से नहीं पढ़ता, फिजिक्स के लिए जो रिक्वायर्ड मैथमेटिकल टूल्स हैं उस पर वो मेहनत से काम नहीं करता 11th की स्टार्टिंग में, इसलिए कहीं ना कहीं वो फिजिक्स से घबरा जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी मुझे देख रहे हैं यार, उनको मैं बस ये कहना चाहता हूँ, अभी मैं एक पुस्तक भी उनके लिए लेके आ रहा हूँ। मैंने पुस्तक का नाम रखा है 2 बूंद जिंदगी की। यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज निःशुल्क शुरू की है 2 बूंद जिंदगी की, जिसपे कोई भी बच्चा जाके 2 बूंद जिंदगी की ले सकता है। तो फिजिक्स में पोलियो ना हो जाए उसके लिए 2 बूंद जिंदगी की है। एक बूंद है उसमें वेक्टर्स यानी कि सदिश राशियां जिन्हें कहते हैं हम हिंदी में, और दूसरा कैलकुलस। ये 2 ऐसी चीजें हैं जो जान ले अगर बच्चा, या कैलकुलस ना कहा जाए मैथमेटिकल टूल्स, ये 2 चीजें अगर 11th की स्टार्टिंग में बच्चा जान ले तो ना सिर्फ फिजिक्स बल्कि आगे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी है, उसी में मेरा एमटेक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग ये भी फिजिक्स से डेवलप हुई है। और इसमें भी रोज बच्चे को इंटीग्रेशन करना है, रोज रेट मेजरमेंट करना है, रोज मैक्सिमा मिनिमा लगाना है, रोज वेक्टर कैलकुलस लगाना है। तो अगर इन चीजों पे उसकी कमांड हो जाएगी तो कभी डर नहीं लगेगा। मैं तो इस पर मैं एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, 2 बूंद जिंदगी की ये पुस्तक भी मैं लिख रहा हूँ, और उम्मीद है कि बहुत कम कॉस्ट में देश भर के बच्चों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। आपका टाइटल काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे, 2 बूंद जिंदगी की फिजिक्स के लिए। बहुत ही अच्छा था। और ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे, या जो अपनी क्लासेस के बारे में, या जो भी मतलब काफ़ी इंटरेस्ट डेवलप हो लोगों को इस हिसाब से कि पेरेंट्स को भी अच्छा लगे कि हाँ उनको ऑनलाइन एजुकेशन करवानी चाहिए। बिकॉज एक अभी जो टाइम चल रहा है उसमें एजुकेशन बंद हो जाए, इससे बेटर है कि जो धीरे धीरे हमारा चल रहा है, सारे स्कूल्स जो कर रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चों को कैसे भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक छोटा सा मेरा विषय रहता है हमेशा ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर, ऑनलाइन या बल्कि ऑफलाइन को भी, कि कहीं ना कहीं हम टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने तक सीमित रहने से काम नहीं चलेगा। मतलब देखिए, मैं तो जैसे 11th-12th के स्टूडेंट्स को मेजरली पढ़ाता हूँ, तो एक माइंडसेट डेवलप हो गया था हमारी सोसाइटी में, बच्चों का भी, पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, कि 11th-12th के बच्चे को होमवर्क देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा समझदार है, खुद से कर लेगा। लेकिन जो मैंने 9 साल में अनुभव किया वो ये किया कि सबसे ज़्यादा चंचलता, चपलता अगर बच्चे में कहीं है, सबसे ज़्यादा इमेच्योरिटी अगर कहीं है, सबसे ज़्यादा आलस सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भटकाव कहीं है, तो 11th-12th में। और अगर इस समय पे हमने उसे छोड़ दिया तो फिर तो वो प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो गई कि बच्चा कुछ बनेगा। तो सबसे पहला मुझे लगता है कि भले ही ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, टीचर को सरदर्द लेकर बच्चे का होमवर्क चेक करना पड़ेगा, उसे होमवर्क देना पड़ेगा, उसके टेस्ट लेने पड़ेंगे, उन सारे टेस्ट की कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, उन रिपोर्ट्स को स्टैटिस्टिकल बेसिस पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पेरेंट को सामने बिठाना पड़ेगा। पिछले 4-5 साल में जो मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ की है, इतने सारे स्टूडेंट्स सडनली मेरे पास पढ़ने आने लगे, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं गत वर्ष लगभग 1000 अभिभावकों से 1-to-1 मिला। अच्छा। और वो एक सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट लेकर बैठा और उन्हें दिखाया कि आपका बच्चा इन चीज़ों में पीछे है। तो वो जो एक एनालिसिस हमें करना पड़ेगा। तो टीचिंग तो कर ली, क्लास तो खत्म हो गई, लेकिन क्लास के बाद हमने उसको होमवर्क दिया क्या, हमने उसके टेस्ट लिए क्या, सब्जेक्टिव टेस्ट लिए क्या। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑनलाइन टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, गोले भरने वाला टेस्ट, OMR शीट वाला टेस्ट तो इजी है, उसे चेक करना भी इजी है, लेकिन बच्चे के असली कंसेप्ट सब्जेक्टिव टेस्ट में चेक होते हैं। तो मेरा जो पिछले इतने सालों से फोकस रहा है वो सब्जेक्टिव टेस्ट पर रहा है। हालांकि अभी ऑनलाइन सिस्टम में सब्जेक्टिव टेस्ट लेना बहुत टफ है, पेरेंट्स के सहयोग के बिना संभव नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स सहयोग करेंगे तो वो भी संभव हो सकता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो एक टीचर को मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे लेवल पर काम करना सिखा सकती है और बच्चों को भी जो है वो अच्छा कंटेंट दे सकते हैं। मुझे सीरियसली आपके विचारों से लगा कि अभी जो ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि टीचर्स के लिए बहुत इजी जॉब है, बट मुझे अभी आपके विचारों से लगा कि काफी मुश्किल हो गई है टीचर्स पहले मुझे होमवर्क चेक करना होता था तो बच्चा सामने होता था, मेरा एक स्टाफ मेंबर, टीम मेंबर, असिस्टेंट जाता था और चेक कर लेता था। अब वो बच्चा उधर से अपनी, पहले हमने PDF मंगाई, लेकिन PDF कॉपी होने लगी। बच्चे तो बदमाश हैं, उन्होंने क्या किया कि एक ही बच्चे ने 4 को भेज दिया WhatsApp पर और उन्होंने भेज दी हमारे पास PDF। फिर हमने क्या किया, अब हम जो मॉडल यूज कर रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि हम बच्चे को कहते हैं पहले आपको कैमरा उठाना है, उसमें आपको कैमरा में वीडियो चालू करनी है, पहले आपको अपना फेस दिखाना है, फिर आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको कैमरा घुमाना है और फिर एक पेज पलटना है। ऐसे इतने सारे वीडियोस हमारे गूगल ड्राइव पर आते हैं। फिर 6 से 7 लोग बैठकर
गूगल ड्राइव पर उन वीडियोस को देखते हैं, तो स्क्रीन टाइम बच्चों का बड़ा हो, हमारा ज़रूर टीचर्स बढ़ का ज़रूर गया बढ़े। हाँ, तो सीरियसली इसको देख के लगता है कि ये टीचर्स को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। तो Yes. काफ़ी पेरेंट्स का जो ये प्रोस्पेक्ट था कि टीचर्स को कम मेहनत करनी पड़ी है, इसलिए हमें फ़ीस कम पे करनी चाहिए एंड ऑल दोस थिंग। तो शायद इस इंटरव्यू को देखने के बाद उनको ऐसा लगे कि टीचर्स काफ़ी मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। जी। अब मैं जानना चाहूँगी कि आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम काफ़ी बच्चे भी देख रहे होंगे, तो आप उनको क्या ऐसा कुछ मैसेज दें ताकि उनको काफ़ी अच्छा लगे इस चीज़ के बारे में। बच्चों को मेरा बस एक ही मैसेज है कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की आदत हमारे बच्चों की नहीं रही है। जी माता पिता इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो नहीं मानते आजकल, और पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो नहीं मान पेरेंट्स देते हैं, नहीं मानते, टीचर इंस्ट्रक्शंस देते हैं, नहीं मानते। तो इंस्ट्रक्शंस फॉलो ना करने की ये जो आदत है, बस इससे बचें। और अपने खुद के इंस्ट्रक्शंस भी मानने की आदत नहीं रही है, जिसे कहते हैं स्व अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जी जी और ये जो एक छोटी सी समस्या है, हमारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन लाइफ में कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बड़ा करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कुछ भी करना है, आप किसी भी मुकाम पे पहुंचेंगे। आज हम किसी को भी देखते हैं, किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, किसी को भी देखते हैं जो आज आपको कहीं दिखाई देता है, टीवी पे दिखाई देता है, आप किसी को भी देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसने अपने जीवन में सेल्फ डिसिप्लिन रखा है, उसने समय का पालन किया है, जी। उसने निश्चित समय में अपना काम किया है। तो बच्चों को मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सेल्फ डिसिप्लिन ये की है हर चीज़ की। जी, और अगर आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आपको कोई निर्देश दिए गए हैं, आप जी। उनका पालन कीजिए। क्योंकि ये संस्कार, अगर आप देखिए ना, कोरोना में हमारे देश को इतना चैलेंज क्यों है? क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इतने सारे लोग आ रहे हैं, प्रशासन आ रहा है, सब समझा रहे हैं ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो पूरी जनरेशन को ये बात समझ नहीं आ रही है। तो जो आने वाला समय है वो यही है कि अगर हमने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने सीख लिए, तो हम अभी अपने करियर में भी अच्छा करेंगे और हमारा देश भी अच्छा बनेगा। यही मैसेज मैं सारे बच्चों को देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी आपका कि आपने अपना इतना इम्पोर्टेंट समय हम सबको दिया। आपके विचार हम सभी के लिए बहुत ही उपयोगी रहे और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम से आप सबको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी भावना के साथ मैं रत्नाली चौधरी आप सबसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।